Student, today now we are going to discuss about this topic is रे ऑप्टिक्स। जो आप क्वेश्चंस रह गए थे रे ऑप्टिक्स के, उस पर चर्चा करेंगे आज हम। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB पर अवलंबवत आपतित होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, n अपवर्तनांक का एक द्रव पृष्ठ AC के ऊपर रखा जाता है। n का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे पृष्ठ AC से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। और द्रव का ये जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो 3/2 आपको दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड 2017 में। ठीक है। और उसने हमें ये फिगर भी दिया है, ये। तो इसमें दिया क्या क्या है, एक हमें ये प्रिज्म है। ठीक है, ABC एक प्रिज्म दिया है और उसके ऊपर लिक्विड भरा है जिसका अपवर्तनांक है n। और ये हमें दो एंगल दिए हैं, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है वो 3/2 दिया है। ये n है अपवर्तनांक द्रव का और ये 3/2 अपवर्तनांक है इस प्रिज्म का। ठीक है। जब हम इस पर ये किरण डालेंगे, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस एंगल पे जब जी आपतित प्रकाश किरण इस पर हमने डाली है ये प्रकाश किरण, तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जिस एंगल में इसको आपतित कराया था उस एंगल पे ही ये बाहर निकल जाएगी, इधर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो इस पॉइंट पर इसका क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात के कारण ये जो किरण है उसी माध्यम में वापस आ गई। अब देखो, आपको पता है कि n के अधिकतम मान के लिए I की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, I का न्यूनतम मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है कि जब आप n का मैक्सिमम मान निकालेंगे यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए I का न्यूनतम मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपतन कोण क्या था, 60 डिग्री। कितना था, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे I इक्वल टू कितना था, यहाँ पे पहले I इक्वल टू 60 डिग्री था। ठीक। और इस कंडीशन के कारण मैंने यहाँ पे लिखा है कि n के अधिकतम मान के लिए I का न्यूनतम मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। अब आपके पास आपतन कोण का मान कितना था, 60 अंश। ठीक है। तो यही आपतन कोण अब किसका काम करेगा, क्रांतिक कोण का। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन के कारण जो आपतन कोण आपका है I, वो क्रांतिक कोण 60 अंश के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब फ्रॉम फिगर, ये चित्रानुसार मैंने लिखा है यहाँ पे साइन C इक्वल टू, आपको पता है कि साइन C इक्वल टू होता है 1/n। तो इस कंडीशन में अब जब माध्यम आपके पास दो है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मुझे n और ये इस कांच का दिया है। ठीक। तो इस कंडीशन में हम वहाँ 1/n के स्थान पे लगा देंगे क्या, n/ANG। ये वाला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बेटा इसका है द्रव का और ये जो है ये इसका है। ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसे आए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा n इक्वल टू साइन C इंटू ANG। अब ANG का मतलब क्या यहाँ पे है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो n इक्वल टू से इस C का मान क्या है, 60 अंश। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 60 अंश। और ANG की वैल्यू मुझे पता है 3/2 है। ठीक है ना। ये जो वैल्यू है ये यहाँ लिख लो आप, ANG इक्वल टू 3/2, ये हमें गिवन है। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब 60 अंश का मान आपको पता है कि 3/2 होता है और ये आपको चल ही रहा है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आंसर हमारे पास आएगा 3√3/4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होगा। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा भी गया, रिपीट क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारे पास एक जल से भरा बीकर है। ये जो बीकर दिख रहा है आपको, ये हमारे पास एक जल से भरा बीकर है। ठीक है। इसके तली पर एक प्रकाश बिंदु स्रोत है। ये क्या रखा है, ये प्रकाश बिंदु स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ से जब ये प्रकाश निकलेगा तो इस प्रकार से जाएगा ऐसे। ठीक है ना। जब यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो एक प्रकाश किरण ये गई ऐसे। अब यहाँ से जाने के पश्चात इस तली से
सट गई है। ये जो प्रकाश किरण है इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये फ्लैट हो गई, है ना। क्यों होगी फ्लैट? इसलिए हो गई क्योंकि ऊपर जो माध्यम है वो है वायु, और अंदर क्या माध्यम है? कांच है, सॉरी जल है। अंदर जल है और बाहर क्या है? वायु है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी जल से वायु में जाएगी तो वो अवलंब से दूर हटेगी, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है ये, ठीक है। यहाँ एक रखा है प्रकाश स्रोत। क्या रखा है? यहाँ एक प्रकाश स्रोत रखा है, ठीक। अब यहाँ से जब आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, ठीक है। अब इसमें भरा है जल। क्या भरा है? इसमें जल भरा है, और ऊपर क्या है? आपकी वायु है। यह है जल, यह है वायु। जब प्रकाश की किरण जल से वायु में जाएगी अवलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश जल से वायु में जाता है तो अवलंब से दूर हटता है। अब यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये किरण जाके ऐसे हो जाएगी और ये किरण जाके ऐसे हो जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये जो किरण है इसके सतह से टच करती हुई जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जो प्रकाश की किरण है वो इस जो जल की सतह है उससे टच करती हुई जाएगी इस कंडीशन पे, ठीक है। इधर भी अब वही मैंने आपको इसमें बताया है। ये जो प्रकाश किरण है पी आर और ये PO, ये दोनों प्रकाश की किरण है। ये उस कंडीशन वाली किरण है जब प्रकाश की किरण है जो जल की सतह को टच करती हुई जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब जल से वायु प्रकाश जाता है तो अवलंब से दूर हटता है। जब दूर हटेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जो प्रकाश की किरण है वो इससे टच करती हुई जाएगी, इस सतह को टच करती हुई बाहर निकलेगी। वही कंडीशन इस साइड होगी, वही कंडीशन इस साइड होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है गिवन, हमें दिया क्या है? इसकी जो हाइट है ये कितना है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर या फिर h = 0.4 मीटर, और n हमें ये कितना दिया है? 4/3 दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि n = 1/sin c होता है, ठीक है, 1/sin c। अब ये जो एंगल है ये एंगल कौन सा है? क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण है, ठीक है। अब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध आपको पता है कि ये होता है संबंध। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR। अब PQR में ट्रायंगल हो रहा है, यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। क्या है इसकी? त्रिज्या, और ये इसकी हाइट हो गई। तो ट्रायंगल मैंने लिया है ट्रायंगल PQR। इन द ट्रायंगल PQR sin c = अब यहाँ से आप लगाएंगे साइन, क्या लगाएंगे? sin c = इसका लंब कितना हो गया? R ये, और इसका बेस कर्ण कितना हो गया इसका, और इसका कर्ण हो गया ये भुजा PR। तो यहाँ लगाया मैंने sin c = लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? R, और कर्ण कितना है? √r² + h²। अब मैंने लिखा है नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ sin c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी sin c का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर। इसका मतलब क्या है? नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ sin c इन इक्वेशन फर्स्ट। इस sin c का जो मान है आप उठा के कहाँ रख दें? यहाँ पे रख दें, ठीक। तो हमारे पास मिलेगा आंसर, तो ये आएगा स्मॉल n = 1/r अपॉन √r² + h²। ये पहुँच जाएगा बेटा ऊपर, तो हमारे पास आएगा √r² + h² अपॉन स्मॉल r। अब आपको पता है कि स्मॉल n की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट कर दो 4/3, और इधर आपका ये चल ही रहा है। अब यहाँ से आप कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? बड़े कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर का क्या आएगा? 16/9, और इधर आएगा r² + h² अपॉन r²। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? 16r² = 9r² + 9h², ठीक। तो r² = 9/7 × h²। तो उसने कहा था एरिया बताओ, उसका बताओ एरिया जहाँ से प्रकाश निकलेगा, ठीक है। तो एरिया हमारे पास वो बनेगा, ये वाला एरिया, ये एरिया बनेगा। इतने से प्रकाश सिर्फ इतने में तो है, यही तो है प्रकाश,
जो प्रकाश आपका बाहर निकलेगा वो एक शंकु के रूप में निकलेगा, शंकु के रूप में। किसके रूप में निकलेगा? शंकु के रूप में। ये जो आकृति मैंने आपको भी बताई थी ये, तो प्रकाश सिर्फ और सिर्फ इतने भाग से निकलेगा, इस बीकर के इतने ही भाग से प्रकाश बाहर निकलेगा। ठीक, तो यही तो आपको बताना था, कितने एरिया से प्रकाश बाहर निकलेगा, उसका क्षेत्रफल बताना पड़ेगा आपको कि किस एरिया से प्रकाश बाहर निकलेगा। ठीक है, तो केवल इतने ही भाग से प्रकाश बाहर निकलेगा, तो मैंने इसका क्या निकाल दिया? एरिया। अब देखो, आप लिखा मैंने देन एरिया यानी क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर इस आकृति का, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 9/7 इंटू एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे रख दी, यहाँ रख दी मैंने, ये आ गया हमारे पास। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और 9/7, और एच की वैल्यू कितनी थी? एच की वैल्यू हमारे पास थी अभी 0.4 मीटर। कितनी थी? 0.4 मीटर थी। तो एच का मैंने यहाँ पुट कर दिया मैंने, हमारे पास कितना आ गया? 0.16। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे इतने को, तो हमारे पास आ जाएगा लास्ट में 0.65 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने भाग से प्रकाश बाहर निकलेगा। मैंने यहाँ लिखा भी है 0.65 मीटर स्क्वायर उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जहाँ प्रकाश प्राप्त होगा। तो इतने ही भाग से मुझे प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है।